Hello everyone, welcome you all to the most interesting biology live session to the beautiful platform of Avanti. So today we are going to talk about respiration कि हम कैसे respire करते हैं, breathing का mechanism, ठीक है? Inspiration कैसे करते हैं and expiration कैसे करते हैं, okay? तो चलो पहले homework discuss कर लेते हैं. There was homework given, right? How many pairs of tonsils do we have? And what is rhinoplasty? So rhinoplasty is basically related to what? Surgery. कौन सा surgery? Nose surgery. नाक की surgery. Okay? अगर आपको structure change करना है ना, प्लास्टिक सर्जरी जो बोलते हैं, या फिर आपका नाक अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम है, so that surgery is rhinoplasty. How many pairs of tonsils do we have? Very nice. Yes, Vanashri and Roshni. You all are right. We have 3 pairs of tonsils. है ना? चलो सामिया अभी ज्वाइन की है. वेलकम सामिया. श्रुतिका भी अभी ज्वाइन की है, right? चलो बढ़िया. So this was the homework which was given to you. Cool? अब कल के क्लास में क्या क्या सीखे थे वो कैसे पता चलेगा? Ma'am, yesterday we study respiration and circulation. Yes, very good. उसमें हमने क्या पढ़ा था? Ma'am, respiration means oxidation of organic compounds to liberate energy in a form of ATP. Very good. उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े थे मैम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है ऋषि. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन. नॉर्मल ब्रीदिंग जैसा ना, वेंटिलेशन. हाँ. और इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स प्रोड्यूस ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. हाँ, इंटरनल मतलब वो जैसे ऑक्सीजन को हम सेल में भेज दिए और ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ने में एंड एनर्जी लेने में. बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट? यस मैम. और उसमें फिर हम पार्ट्स पढ़े थे जैसे कि नोज, लैरिंक्स, फेरिंक्स, लंग्स, एल्वोलस एंड ब्रोंकाई. वेरी गुड, अमेजिंग, वंडरफुल. थैंक यू सो मच ऋषि. ठीक है, थैंक यू. फ्रॉम नाउ ऑन यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट. ठीक है, ओके, कूल देन. सो नाउ वी विल स्टार्ट. तो अभी तक हमने ये सारी चीजें सीखी थी ना. ट्रैकिया का लेंथ क्या होता है, ट्रैकिया में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं. ये भी सीखा था कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों होते हैं, क्योंकि उसके पीछे ईसोफेगस होता है. तो पीछे में ईसोफेगस है और आगे में क्या है, आपका ट्रैकिया है. तो पीछे ईसोफेगस को डैमेज नहीं करना, राइट? तो ईसोफेगस की साइड आपका कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होगा. सो टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग हमारे क्या होंगे, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे ट्रैकिया में. ये सीखा था. फिर हमने लैरिंग्स सीखा था, जो वॉइस बॉक्स है आपका, जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं. हमने सीखा था टोटल 9 होते हैं, उसमें 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अकेले अकेले होते हैं. तो पेयर्ड मतलब 3 2 जा 6 एंड जो सिंगल होंगे वो 3 होंगे. तो 6 + 3 आपका 9 हो जाएगा, राइट? तो लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स था जिसमें वोकल कॉर्ड्स थे जो साउंड को प्रोड्यूस करता था. साउंड को कैसे प्रोड्यूस करता था, तो जब एयर जाता था वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करता था along with your माउथ को यूज करना, टंग को, लिप्स को, दांत को, उसको यूज करके हम अलग अलग तरीके की आवाज को निकाल सकते हैं. फिर हमने सीखा था कि लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं और ये ग्लॉटिस में कवरिंग होती है जिसको हम एपीग्लॉटिस बोलते हैं, राइट? और ये सब कुछ किससे बना है, कार्टिलेज से बना है या बोन से बना है? ये सब कुछ कार्टिलेज से बना है. किससे बना है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, कार्टिलेज, राइट? फिर ये लैरिंग्स जो था विंड पाइप में ओपन होगा, राइट? विंड पाइप में. और विंड पाइप क्या है आपका, ट्रैकिया. आप ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हो. इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, नोज. तो नोज, आपका नोज 2 नॉस्ट्रिल में ओपन होगा
और वो जो नॉस्ट्रिल्स है वो कैविटीज है अंदर में, नेजल कैविटी बोलोगे या नेजल चैम्बर बोलोगे। आगे से लेके पीछे का पार्ट पढ़ोगे तो आगे में जो पार्ट है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, इधर वाली पार्ट को। पीछे जाओगे तो रिस्पिरेटरी पार्ट होगा जिसको मॉइस्चर टेम्परेचर प्रॉपर करेगा उसका। और सबसे अंदर में क्या होगा, ऑल्फैक्टरी पार्ट होगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे जो आपको स्मेल डिटेक्शन में हेल्प करेगा, राइट। फिर आपका जो नेजल कैविटी है ओपन होता है फैरिंग्स में। तो फैरिंग्स का हमने 3 पार्ट सीखा था। नोज जहां पे ओपन होगा नासोफैरिंग्स बोलोगे, माउथ भी तो यहीं पे ओपन होगा, ओरोफैरिंग्स बोलोगे। फिर धीरे धीरे लैरिंग्स के पार्ट जाओगे तो लैरिंग्स वाले पार्ट को लैरिंजोफैरिंग्स बोलोगे, लैरिंजोफैरिंग्स, राइट। फिर हमने सीखा था कि फैरिंग्स में ना आपको ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं जिसमें WBC बहुत ज्यादा होता है एंड उसको हम लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन। कौन सा WBC होता है, लिम्फोसाइट, इट इज द टाइप ऑफ WBC, ठीक है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं आपके फैरिंग्स रीजन में एंड आप उसको टॉन्सिल्स बोलते हैं। इसमें ही इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे। वनश्री को तो ये मिलेगा, तुम मिलो मुझे, है ना वनश्री। एवरीथिंग शी आंसर्स इन द चैट एंड व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग पता नहीं क्या हो जाता है इस बच्ची को, ठीक है। चलो, तो दैट इज दैट, समझ गया ना। ये सब हमने पढ़ा था, नेजल चैम्बर, लैरिंग्स, ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया में आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ये पढ़ा। फिर राइनोप्लास्टी क्या होता है, कितने पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स होते हैं, दिस वाज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो हमने सीख लिया। आई होप सबको याद हो गया है सब कुछ, राइट। हु इज दिस इंद्रवदन, पहली बार देख रही हूं मैं इन्हें, किसी को पता है क्या इंद्रवदन? आई थिंक आई एम सीइंग हिम फर्स्ट टाइम इन द क्लास। इंद्रवदन, आप पहली बार अटेंड कर रहे हो क्या? इफ यस प्लीज क्लिक ऑन यस इंद्रवदन। दिस इज योर फर्स्ट क्लास बिकॉज आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड यू, पहली क्लास है आपकी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो हम सीख रहे हैं कौन सा चैप्टर आपको पता है, रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, है ना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को साइड में क्लास खत्म होने के बाद बोलना। आई थिंक मिनिशा, मिनिशा इज ऑल्सो न्यू। मिनिशा आप नए हो ना, प्लीज क्लिक ऑन यस। मिनिशा, मिनिशा चौधरी, रेस्ट ऑल आई नो देम, है ना। मिनिशा इज ऑल्सो न्यू राइट, बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मे बी उनको पता नहीं है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम ब्रोंकाई से। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रोंकाई से, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे आपका कुछ बहुत ही इजी चैप्टर है ये, है ना। नोज, इसका नोज ऐसा है समझ लेना, है ना। चलो, यहाँ से आपका ये ओपन होगा नासोफैरिंग्स में, ये चला जाएगा लैरिंजोफैरिंग्स में, यहाँ पे आपका लैरिंग्स होगा, राइट। एपिग्लॉटिस से कवरिंग होगी, ट्रैकिया जाएगा मिड थोरैसिक कैविटी तक। ट्रैकिया कहाँ तक जाएगा, मिड थोरैसिक कैविटी तक। उसके बाद ट्रैकिया, ये वाला जो रीजन है ना, अब जो डिसाइड कर चुका है कि अब मुझे डिवाइड करना है, तो ऐसे ऐसे वो ब्रांचेस में डेवलप हो जाते हैं। ये वाला जो रीजन है ना, जहां से आपको डिवीजन मिल रहा है, हम उनको ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुन रहे हो ना सभी, हम इनको ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। वी कॉल इट एज ब्रोंकस, हम इसे ब्रोंकस बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, ठीक है। अब ये ब्रोंकस आपका डिवाइड हुआ, जो पहला डिवीजन होगा ना, तो पहले पहले स्कूल्स में पढ़ते थे तो प्राइमरी स्कूल बोलते थे ना, जब बड़े वाले स्कूल में आए तो सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, राइट। तो इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। जो पहला डिवीजन होता है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हो, बोलो।
मैसेज ही कर दो, मैं खुश रहूंगी। चलो, प्राइमरी ब्रोंकाई, बिल्कुल वनश्री, इट इज व्हाट, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। बच्चा समझ रहा ना, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई। अब क्या होगा कि इतना इतना से ये खुश नहीं होंगे, जैसे मैं खुश नहीं होती ना, आपका मैसेज आता है बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप रेस्पॉन्ड करते हो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आप बोलते हो, राइट। वैसे ही इनका भी क्या है, वही फंडा है। एक बार डिवीजन हुआ, उनको खुशी नहीं मिली, वो बोलेंगे मेरे को और डिविजन्स चाहिए, तो नाउ यू विल गेट सम मोर डिविजन्स, ठीक है, और डिविजन्स होंगे आपको, और डिविजन्स मिलेंगे। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा मैं क्या कर रही हूँ। आपको कुछ दिख रहा है? मैं हर एक ब्रोंकाई से, मैं हर एक ब्रोंकाई से कितने ब्रोंकाई निकाल रही हूँ, एक एक में मैं कितने डिविजन्स दे रही हूँ, ध्यान से देखो और बताओ। एक एक से मैं कितने डिविजन्स दे रही हूँ? 3, राइट, बिल्कुल सही, हाँ रोशनी बिल्कुल सही, वनश्री 3 3। अब इधर वाले में देखना, बिल्कुल श्रुतिका, सब मैसेज करने में एक्सपर्ट है यहाँ पे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब बताओ, ये वाले में देख के बताओ मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें मैं कितने डिविजन्स दे रही हूँ, ध्यान से देख के बताना। 2 दे रही हूँ ना, तो हमारा जो लंग्स होता है ना, ऐसा ही होता है, एक लंग्स में आपका 3 3 डिवीजन होता है और दूसरे वाले में 2 2 डिविजन्स होते हैं। जिसमें 3 3 होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा, सोच के बताना। जिसमें 3 3 डिविजन्स होंगे वो बड़े होंगे कि छोटे होंगे? ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा डिविजन्स है वो बड़े होंगे, है ना। और जिसमें 2 2 डिविजन्स है वो छोटा सा होगा, वो क्या होगा, छोटा होगा, मतलब कंपैरेटिवली छोटा होगा। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिवली छोटा होगा, कंपैरेटिवली छोटा होगा। तो एनाटॉमिकल पोजीशन पता है आपको बॉडी की, मैंने बताया है। एनाटॉमिकल पोजीशन हमेशा हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? मैं पूछूं, ये वाला राइट लंग है या लेफ्ट लंग है, बताओ। दिस इज राइट और लेफ्ट, क्या लग रहा है आपको? अगर राइट लग रहा है तो यस पे क्लिक करो, और अगर लेफ्ट लग रहा है तो नो पे क्लिक करो। जो दिल से लग रहा है वही करना। राइट लग रहा है तो राइट यस पे क्लिक करना, और अगर लेफ्ट लग रहा है तो नो पे क्लिक करना। सबको राइट लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, दिस इज राइट। हमेशा आपको एक इंसान को इमेजिन करना है। इमेजिन वन पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे मैं आपके सामने बैठी हूं ना, तो मेरा राइट कौन सा है? ये वाला पार्ट राइट है, ये राइट है ना। अगर आप अपनी तरफ से देखोगे, अगर आप अपनी तरफ से मुझे देखोगे तो आपको लगेगा ये लेफ्ट वाला पार्ट है, वो आपका लेफ्ट है ना। मेरा जो राइट है वो आपका लेफ्ट है कि नहीं? यस और नो? यस ना, मेरा जो राइट है वो आपके लेफ्ट साइड में है। हमेशा हमेशा अगर आप बायोलॉजी का डायग्राम बनाते हो ना, तो हमेशा आपको एक पेशेंट को इमेजिन करना है। मैं आपकी पेशेंट हूँ, चलो ठीक है, पेशेंट से तो बात करोगे ना, टीचर से बात नहीं करते, पेशेंट से करोगे ना बात, राइट, कि उनसे भी बात नहीं करोगे, बोलोगे मैं चुप रहता हूँ, चुप रहती हूँ, टाइप करके बताती हूँ, ऐसा करोगे क्या पेशेंट के साथ? तो आई एम योर पेशेंट, आपके सामने बैठी हूँ, तो अगर आपको मेरा कोई बोलेगा चलो लंग्स बनाओ, तो क्या करोगे? मेरा ये वाला राइट लंग्स है जो आपके लेफ्ट साइड में है, राइट। तो वैसे ही जब बायोलॉजी का डायग्राम बनाते हो ना, तो हमेशा इमेजिन करना है कि एक पेशेंट आपके सामने है, और नेमिंग वैसे करोगे। तो ये वाला आपको लग जरूर रहा है लेफ्ट, लेकिन अगर कोई इंसान आपके सामने खड़ा है तो वो उसका राइट होगा ना। ये वाला, अगर कोई इंसान आपके सामने खड़ा है तो ये वाला पार्ट राइट होगा ना, बिल्कुल। सो दिस इज राइट लंग। दिस इज हाउ वी डू लेबलिंग इन बायोलॉजी। बायोलॉजी का डायग्राम अगर मिलता है कोई ह्यूमन एनाटॉमी से, ह्यूमन बीइंग का कोई डायग्राम बनाते हो,
तो ऐसे ही बनाना, ठीक है। एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग। ओके, हमेशा इमेजिन अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, उसका जो राइट है ना वही राइट है, उसका जो लेफ्ट है ना वही लेफ्ट है, समझ लेना। चलो, ये हो गया आपका नेमिंग राइट और लेफ्ट। अब हम आते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई वाले में। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई था, डिवीजन होगा तो क्या बोलोगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलोगे। उसका डिवीजन होगा तो क्या बोलोगे? टर्शियरी ब्रोंकाई बोलोगे। इसका डिवीजन होगा तो क्या बोलोगे? क्वार्टरनरी ब्रोंकाई बोलोगे। ऐसे उसका नाम देते चले जाओगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, वो डिवाइड होता रहेगा कुछ 20 to 25 टाइम्स, 20 to 25 टाइम्स वो डिवाइड होते रहेंगे, ब्रांचेस बनते रहेंगे। फाइनली थक जाएगा, बोलेगा भाई अब नहीं, अब डिवीजन नहीं कर सकता, अब मैं फैलने वाला हूँ, मतलब मैं थक चुका हूँ, मैं रेस्ट करूंगा। तो फैलने वाला हूँ मतलब बन जाएगा बैग के जैसा स्ट्रक्चर, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज नन अदर देन योर डियर प्यारा सा एल्वियोलाई। तो चलो क्या हुआ देखते हैं, है ना। हमने ट्रैकिया से स्टार्ट करा था ना, तो ट्रैकिया में कुछ नहीं, ब्रोंकस के पास पहुंचे, ब्रोंकस से हमने प्राइमरी ब्रोंकाई को प्राप्त किया, प्राइमरी ब्रोंकाई से हमने सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी एंड सो ऑन, ये डिवाइड होता जाएगा, है ना। कितनी बार? 20 से 25 बार ऐसे डिवाइड होगा। फिर हम उसको एकदम पतला पतला जब हो जाएगा ना, एकदम पतला, हम उसको ब्रोंकियोल बोलेंगे, ठीक है, ब्रोंकियोल। फाइनली इसका भी खात्मा हो जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसको इनिशियल बोल सकते हो, जब पतला पतला स्टार्ट होगा तो इनिशियल ब्रोंकियोल, फाइनली जब खत्म हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल। एंड ये टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जब तलक क्या? एल्वियोलाई। ओके, तो देखो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ये कौन सा पार्ट है? ये ट्रैवल करवा रहा है किसको? हवा को। ये वाला जो पार्ट है ना, कंडक्ट करा रहा है हवा को। और ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है ना, ये क्या करवा रहा है? गैसेस को एक्सचेंज करा रहा है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट मतलब एयर को लेके आ रहा है ना, उसका मॉइस्चर वगैरह सब प्रॉपर कर रहा है, कोई कचरा नहीं आना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स। हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट? दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट। टर्मिनल ब्रोंकियोल तक सिर्फ कंडक्शन होता है, कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से स्टार्ट होगा? यहां से, रिस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद का जो स्ट्रक्चर है, रिस्पिरेटरी डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई। ऑल्दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लंग्स? एल्वियोलाई। यूनिट ऑफ लंग्स इज व्हाट? एल्वियोलाई। बट अगर आपसे कोई पूछे क्या एल्वियोलाई के अलावा कुछ भी है जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, आप बोलोगे हाँ, रेस्पिरेटरी डक्ट है, एल्वियोलाई डक्ट है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब एल्वियोलाई और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। So what is this part? This is actual respiratory part. This is the respiratory part. तो दो पार्ट हो गया, कंडक्टिंग पार्ट और रिस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग का मतलब दे विल जस्ट कैरी द गैस एंड टिल टर्मिनल ब्रोंकियोल इट इज कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद आपका रिस्पिरेटरी पार्ट आता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ये हो गया, ब्रोंकाई की कहानी हो गई। ठीक है, मान लो ये आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल है, यहाँ से रिस्पिरेटरी डक्ट आएगा, यहाँ से आपका एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई बन जाएगा, इसको बोल सकते हो रिस्पिरेटरी डक्ट। ये हो गया आपका एल्वियोलाई, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस सबसे ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे, आपके ब्लड वेसल्स होंगे, और ब्लड वेसल्स और इसके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। समझ रहे हो ना, है ना। तो ये हो गया आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे कुछ और, कि आखिर लंग्स, अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज लंग्स, क्या है लंग्स, लंग है क्या आखिर, तो लंग्स आर व्हाट, इट्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन which is elastic, smooth, and which covers bronchi, bronchioles, and alveoli. Lungs are pair of respiratory organ which are smooth, elastic, which covers bronchi, bronchioles, and alveoli. They are lungs. What are lungs? समझ आया? लिख भी सकते हो अगर मन कर रहा है तो। A pair of structure present in the, a pair of bag-like structure located in the thoracic cavity, pair of bag-like structure located in the thoracic cavity, which are smooth and elastic, which covers bronchi, bronchioles, and alveoli. That is the correct definition of lungs. समझे? अगर समझ गए हो तो लिख सकते हो। What are lungs? क्या बोलोगे, कितने हैं? पेयर ऑफ, कैसे हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। और क्या है, कहाँ प्रेजेंट है? इन द थोरैसिक कैविटी, इन द थोरैसिक कैविटी, इन थोरैसिक कैविटी, राइट। कैसा नेचर है? स्मूथ है, इलास्टिक है। क्या है इसके अंदर? इनक्लोजेस, इनक्लोजेस व्हाट, इनक्लोजेस व्हाट, इनक्लोजेस ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। कोई डाउट है इसमें कि मैम लंग्स क्या है, समझ नहीं आया? लंग आपका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, टिश्यू से बना हुआ है। जैसे बलून होता है ना, बलून को फुला दो, तो बलून को फुला दिया, अब उसके अंदर जगह बन गया, उसके अंदर जगह बन गया। अब उस स्पेस में हमने ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई वगैरह को डाल दिया, दैट इज योर लंग्स, है ना। समझे? तो अब लंग्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर सीखते हैं। व्हाट आर लंग्स, समझ आया ना। लंग्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर सीखते हैं। लंग्स के ऊपर होता है 2 मेम्ब्रेन। लंग्स के ऊपर कितने मेम्ब्रेन होंगे? 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन। लंग्स में जो बैग आपका बना है, कितने मेम्ब्रेन से बना है? 2 मेम्ब्रेन से बना है, आउटर एंड इनर। आउटर को क्या बोलोगे? पैराइटल लेयर, और इनर को क्या बोलोगे? विसरल लेयर। आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल, ठीक है। और लंग से रिलेटेड जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसको हम प्लूरल का नाम देते हैं, प्लूरल। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, रिलेटेड टू एयर, हवा से रिलेटेड होता है प्लूरल, ठीक है। तो आउटर प्लूरल लेयर आपका पैराइटल वाला, बाहर वाला, इनर प्लूरल विसरल वाला, अंदर वाला। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ना कैविटी है। इन दोनों के बीच में क्या है? कैविटी है।
एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज व्हाट माय डियर चिल्ड्रन? सब लोग बोलेंगे वो कैविटी क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में है। बिल्कुल, वनश्री बोल चुके हो आप। और बताओ इंद्रवदन, नए बच्चे हो ना, पता है क्या क्या बोलोगे? एक और बच्ची नई थी ना हमारी, कौन थी? एम से नाम था उनका, मिहिशा शायद। कोई नहीं, जो भी जिनको भी आता है बताओ। जो कैविटी होगी, क्या मैं इसको प्लूरल कैविटी बोल सकती हूँ? हाँ श्रुतिका, आई कैन कॉल इट एज व्हाट? प्लूरल कैविटी। बिल्कुल सही है ना? समझ रहे हो ना वैभव? प्लूरल कैविटी बोल सकते हैं इसको। अब तंजिला बताएंगी। तंजिला सोचो, सोचो, इस कैविटी में एक फ्लूइड है ना? इस कैविटी में फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हम क्या बोल सकते हैं तंजिला? वाओ, यस इंद्रवदन, वेरी नाइस, है ना? इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। दिस इज प्लूरल फ्लूइड। आपको को-होस्ट पे मैसेज करना है अगर किसी को डाउट है ना, को-होस्ट वाले पे मैसेज करना है। बिल्कुल रोशनी, यस श्रुतिका, प्लूरल फ्लूइड। आप सब एकदम चांगले चांगले बच्चे हो ना। So that is the lung वाला मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, बीच में कैविटी, प्लूरल कैविटी, बीच में फ्लूइड, that is called as प्लूरल फ्लूइड, है ना? तो यहाँ तक हमने पूरा लंग का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है स्ट्रक्चर में कि मैम क्या है क्या नहीं? एनीवन हैज एनी डाउट? अगर है पूछ लो। सुदर्शन, समझ आया आपको? हाँ, बहुत अच्छी बात है। वैष्णवी राठौड़ जी, हमारी वैष्णवी राठौड़, समझ आया आपको? हाँ, चलो बहुत अच्छा। कुछ तो रिस्पॉन्ड कर दो, है ना, ताकि मेरे को समझ आए कि आप सभी यहाँ पे ही हो। आयुष, आयुष समझला का? गुंजन, यस, चलो ओके देन। सो दैट इज द स्ट्रक्चर पार्ट। हमने स्ट्रक्चर वाला पार्ट देख लिया। हाँ वनश्री, मैं ऐसा पढ़ाती हूँ कि डाउट ही नहीं आएगा। सही बात है, सही बात। आप बस मैसेज करो मुझे। इंद्रवदन, प्लूरल मेम्ब्रेन, आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना इंद्रवदन, ही इज आस्किंग कि प्लूरल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है। तो आपके जो सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन होता है ना, वही कॉम्पोजिशन होता है, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स। ओके इंद्रवदन, दैट विल बी मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, ऑल राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई सब पढ़ चुके हैं, राइट? अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मतलब हम सांस अंदर बाहर कैसे जा रहा है वो पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं, राइट? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वी आर लर्निंग अबाउट एक्सटर्नल ब्रीदिंग। तो कल बताया था, और नहीं मतलब जो बच्चे नए हैं उनको भी ये पता होगा कि हम ब्रीदिंग 2 स्टेप में करते हैं। एक सांस अंदर लेना और एक सांस को छोड़ना, है कि नहीं? है ना? है ना सानिका, कहाँ हो आप? राइट? हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। हाँ वनश्री, तो 2 स्टेप्स है इसके लिख लेने का, दैट इज इंस्पिरेशन, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। दैट्स राइट, बेस्ट, एकदम बेस्ट है। सब इंटेलिजेंट बच्चे हो। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, है ना? तो इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं एंड एक्सपिरेशन को हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। हवा अंदर लेना एंड हवा बाहर छोड़ना, ठीक है? अब हम मैकेनिज्म सीखेंगे।
मैकेनिज्म सीखने के लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बता रही हूँ। पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, मैकेनिज्म कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट। आपका लंग्स कौन से कैविटी में प्रेजेंट है? लंग्स कौन से कैविटी में प्रेजेंट है, मैंने बताया था ना अभी? thoracic cavity। अरे वाह वाह, दिल जीत लिया। यस, कौन से कैविटी में प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। वेरी गुड, इट इज प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। ये हो गया आपका किसका एड्रेस? लंग्स का एड्रेस, कि लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। समझे? अब सुनो, लंग्स का जो एरिया है ना, उसको हम बोलेंगे थोरैसिक वॉल्यूम। थोरैसिक वॉल्यूम, ओके। अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो सुनो ध्यान से। लंग्स के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो है पल्मोनरी। आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस में पढ़ा रही हूँ, आपको पता होगा कि लंग्स के लिए हम पल्मोनरी टर्म यूज करते हैं। पल्मोनरी, पल्मोनरी, है ना? तो लंग्स प्रेजेंट है थोरैसिक कैविटी में, तो पल्मोनरी एरिया का जो एरिया होगा उसको हम पल्मोनरी वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। हम थोरैसिक एरिया में लंग्स को रख दिए हैं, हम थोरैसिक एरिया में लंग्स को रख दिए। तो अगर थोरैसिक वॉल्यूम कम होता है, अगर थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम पे कुछ असर होगा कि नहीं? सोचो। मान लो कोई बैग है आपके पास, हाँ, कपड़े का बैग है, एक कपड़े का बैग जिसमें आपने कपड़ा ठूस ठूस के भरा, ठीक है? मान लो कपड़े का बैग का साइज मैंने छोटा कर दिया, तो कपड़े का साइज जो बैग है छोटा कर दिया, तो उसमें कपड़े जो आपने ठूसे हैं उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं? होगी ना, ऑब्वियसली होगी, बिल्कुल। तो आपका जो थोरैसिक वॉल्यूम है ना, उसको अगर आप ज्यादा करते हो तो लंग्स एकदम आराम से रहेगा। अरे वाह, बहुत जगह मिला है। अगर थोरैसिक वॉल्यूम को कम करोगे ना तो लंग्स को भी प्रॉब्लम होगी। लंग्स का भी वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि वो आराम से रह सके, है ना? तो अगर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ा, आराम से रहेंगे वो लोग। अगर थोरैसिक वॉल्यूम कम हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम होगा, लंग्स को परेशानी होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि थोरैसिक वॉल्यूम में अगर मैं चेंज करूं तो वो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? पल्मोनरी वॉल्यूम के साथ। मैंने अगर कुछ थोरैसिक के साथ किया तो वो लंग्स को इफेक्ट करेगा। किसी को कोई परेशानी है जो मैं बोल रही हूँ उससे? नो, यस, क्लिक ऑन नो अगर कोई परेशानी नहीं है। ऑब्वियसली ना, है कि नहीं? अगर हमारे पापा मम्मी को प्रॉब्लम होती है तो हमें भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं? अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो पापा मम्मी को प्रॉब्लम होती है कि नहीं? होती है ना, राइट? वैसा ही है, दोनों इंटरलिंक्ड है ना। तो थोरैसिक वॉल्यूम, चेंज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? सब समझ आ गया, लाइक झिंगा लाला, ठीक है? चेंज इन थोरैसिक वॉल्यूम is directly related to change in pulmonary volume. समझ गए? ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। इसको अच्छे से समझ लो। अभी भी समझ नहीं आया मुझे बोलो, मैं समझाऊंगी, है ना? थोरैसिक में ही पल्मोनरी को रखा है ना, तो अगर मैंने थोरैसिक को चेंज करा तो ऑब्वियसली पल्मोनरी भी चेंज हो जाएगा, राइट? ये कॉन्सेप्ट था। अब पहला कॉन्सेप्ट ये था, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ा रही हूँ। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि आपको हवा लेना है। ये इंस्पिरेशन से रिलेटेड मैं बता रही हूँ। किससे रिलेटेड बता रही हूँ? मैं ये नहीं पढ़ा रही आपको, मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ कि क्या होता है।
है ना, जिसकी वजह से हम इंस्पिरेशन करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इंस्पिरेशन करना है। कहां से करना है? कहां से लाओगे हवा? नोज। हाँ, कहां से? एटमोस्फियर से लाओगे, राइट, नोज से, एटमोस्फियर से, बिल्कुल सही। यू विल ब्रिंग इट फ्रॉम द एटमोस्फियर। नोज, नोज कहां से लाएगा? एटमोस्फियर से लाएगा, राइट। अब ध्यान से सुनो, ये नोज है, ठीक है। एटमोस्फियर में आपका जो एयर है, एटमोस्फियर का प्रेशर होता है ना कुछ, वो 760 mm ऑफ Hg, दिस इज एटमोस्फियरिक प्रेशर। सुना होगा कि एटमोस्फियर का एक प्रेशर होता है, राइट। अब सुनो मेरी बात को, अगर आपको हवा को अंदर लेना है, अगर आपको हवा को अंदर लेना है तो अंदर की प्रेशर इससे कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? सोच के कम। कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही। यू शुड हैव इट लेस, राइट, कम होनी चाहिए। मतलब एक रिलेशन समझो, यहाँ आपका लंग्स है जो कहाँ प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। हमें इसका प्रेशर कम करना है, हमें इसका प्रेशर कम करना है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि अगर मैं वॉल्यूम को बड़ा कर दूं ना, अगर मैं एरिया को बड़ा कर दूं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस। अगर मैं प्रेशर को कम कर दूं तो वॉल्यूम आराम से, प्रेशर कम कैसे होगा? वॉल्यूम को बड़ा करोगे, ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? सोचो सब लोग, अगर होगा तो यस पे क्लिक करेंगे सभी। अगर मुझे किसी चीज का प्रेशर कम करना है तो मैं वॉल्यूम को बड़ा कर दूंगी। जैसे प्रेशर कुकर का प्रेशर कम करना होता है तो क्या करते हैं हम? प्रेशर कुकर का प्रेशर कम करना है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उसको, उसके वेसल को ऊपर उठा देते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर में क्या हो, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, और उसका जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा और आप उसको खोल लेते हो। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमेशा उल्टा होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है, बिल्कुल सही है ना। प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। पढ़ा होगा सबने कि अगर हमें प्रेशर को कम रखना है तो वॉल्यूम बढ़ा दो। अरे देखो, मान लो कोई पाइप है, हाँ, पाइप से पानी जा रहा है, सब ठीक है, बहुत प्रेशर में पानी आ रहा है, एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर में पानी आ रहा है। हम क्या करेंगे? इसका डायमीटर बढ़ा दो। जैसे ही डायमीटर बढ़ाओगे वैसे ही क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है ना। बॉयल्स लॉ, बिल्कुल सही। बॉयल्स लॉ आपको बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होता है। समझ गए? तो सोचो, अगर हमें हवा को अंदर लेना है, मतलब इसका प्रेशर बाहर की प्रेशर से कम होना चाहिए, और ये हम कैसे कर पाएंगे? जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। मतलब अगर हमें इंस्पिरेशन करना है तो हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा? थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ आसानी से एयर अंदर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? पहला कि अगर आपको इंस्पिरेशन करना है तो आपके बॉडी का प्रेशर कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। वो कब होगा? जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे। वॉल्यूम किसका बढ़ाओगे? थोरैसिक का बढ़ा दो। थोरैसिक का बढ़ाओगे तो पल्मोनरी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और बाहर से हवा अंदर आ जाएगा। ठीक है? तो इससे क्या समझ आया कि जब हमारे बॉडी में गैसेस का मूवमेंट हो रहा है, हमारे बॉडी में जब गैसेस का मूवमेंट हो रहा है तो वो किससे रिलेटेड है? क्या वो प्रेशर से रिलेटेड है? सोचो, हमेशा हमारी बॉडी में
गैसेस का मूवमेंट प्रेशर से रिलेटेड है। हमेशा मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ रहे हो? मान लो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर में जिसमें बहुत सारे गैसेस हैं, मैं पूछूं कि मुझे ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना है, तो मैं ऑक्सीजन का प्रेशर को क्या बोलूंगी? इसका क्या नाम दूंगी? ये पूरा प्रेशर है ना आपका 760 mm ऑफ Hg, पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। मतलब इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, सारे गैसेस ने कंट्रीब्यूट किया। एटमॉस्फेयर में जितने गैसेस थे सबने मिलके आपका बनाया है 760। अगर मैं पूछूं सिर्फ ऑक्सीजन का बताओ, उसको क्या बोलूं? क्या उसको एटमॉस्फेयर बोल दूं? सिर्फ ऑक्सीजन को अगर कंसिडर करोगे तो क्या वो एटमॉस्फेयर है आपका? एटमॉस्फेयर में पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। तो ये ऑक्सीजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो पार्शियल कंट्रीब्यूशन है ना। तो अगर कोई पूछे कि पार्शियल प्रेशर, मैंने आंसर दे दिया। अगर कोई पूछे कि एक गैस का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका नाम क्या बोलोगे? उस प्रेशर का नाम क्या बोलोगे? वो पार्शियली कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर। तो एक एक गैस का जब देखोगे ना कंट्रीब्यूशन, पूरे सिस्टम में एक एक गैस का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर। तो क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं और कॉन्सेप्ट 2 को कुछ ऐसा लिखूं? देखो तो कि द मूवमेंट ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू, क्योंकि एक एक गैस को लेते हैं ना हम। आवाज आ रही है आपको? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, राइट? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। समझ गए? अब कैन यू हियर मी? माई, चलो। So I was saying that the movement happens from high partial pressure to low partial pressure, right? और दूसरा क्या बताया कि अगर इंस्पिरेशन करना है तो आपको बॉडी, अगर ये एयर है, एटमॉस्फेयर है, ये बॉडी है, तो क्या करना पड़ेगा? बॉडी में आपको प्रेशर को कम करना पड़ेगा। बॉडी में प्रेशर को कम करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को ज्यादा करना पड़ेगा, तभी यहाँ का प्रेशर ज्यादा रहेगा और यहाँ से मूवमेंट बॉडी की तरफ होगा इंस्पिरेशन के टाइम। वैसे ही एक्सपिरेशन का केस सोचो तो, एक्सपिरेशन का केस कर पाओगे? देखो तो एक बार करके एक्सपिरेशन वाला केस। मान लो एटमॉस्फेयर है, इसको देना है आपको वापस बॉडी से, यू हैव टू गिव इट बैक, है ना? यू नीड टू गिव इट बैक। तो क्या करोगे? अंदर का प्रेशर आपको ज्यादा रखना है मतलब वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, है ना? अंदर का प्रेशर ज्यादा करना है अगर, तो वॉल्यूम को कम करोगे, तभी क्या होगा? यहाँ का प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और बॉडी से गैसेस आपका बाहर आ जाएगा, बॉडी से गैसेस आपका बाहर आ जाएगा, एंड दैट इज एक्सपिरेशन।
समझ गए क्या होने वाला है? कॉन्सेप्ट था ये, है ना? इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम क्या सीखेंगे? अब तो बहुत इजी है। अब हम ये सीखेंगे कि ये जो वॉल्यूम कम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है ना? हमारा बॉडी ऐसा क्या कर रहा है कि जब वॉल्यूम कम हो जाए तो वो आराम से एक्सपायर कर दे। हमारा बॉडी ऐसा क्या कर रहा है कि वॉल्यूम ज्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जा रहा है और बाहर से हवा अंदर आ जा रहा है। आखिर हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा जादू है, वो हम सीखेंगे मैकेनिज्म में। दैट वी विल लर्न इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना? अब हम प्रॉपर मैकेनिज्म सीखेंगे। यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट अप टू हियर? कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि हम बाहर से हवा अंदर कैसे ले रहे हैं और अंदर से बाहर कैसे भेज रहे हैं। हम अब ये सीखेंगे कि कौन कौन से मसल्स हैं हमारे बॉडी में जो हेल्प करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। कौन कौन से बॉडी मसल्स है जो आपका वॉल्यूम को बढ़ाने में और घटाने में हेल्प करते हैं। समझ गए ना? चलो तो चलो मैकेनिज्म सीखते हैं। बहुत इजी है, सिंपल सा है। इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म सुनो। इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय contraction of muscles. Contraction of which muscles? External intercostal muscles. External intercostal muscles. By contraction of external intercostal muscles हमारा इंस्पिरेशन होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है? When it contracts, मैं भी पहले आपको रिजल्ट बता रही हूँ, हाँ? मैं पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगी कि कैसे होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, उसकी वजह से क्या होता है? आपका थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। सॉरी, हाँ, इंस्पिरेशन करना है ना, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। समझ गए? और हवा अंदर आ जाता है। अब ध्यान से सुनो कि ऐसा कैसे होगा। आपके रिब्स होते हैं ना, जो मैं इसका डायग्राम्स भी दिखा दूंगी आपको। जो रिब्स होते हैं ना, कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं आपके बॉडी में? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो रिब्स के ऊपर ऊपर ना कुछ मसल्स होते हैं। रिब्स के बीच बीच में कुछ मसल्स होते हैं। रिब्स के बीच बीच में ऊपर से, दो रिब्स के बीच बीच में ऊपर से कुछ मसल्स होते हैं। रिब्स के बीच वाले जो मसल्स ऊपर से होते हैं ना, मतलब बाहर की तरफ से, उसको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो दो रिब्स के बीच में पाए जाते हैं और ऊपर से होंगे। कैसे होंगे? ऊपर से प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऊपर से। ओके, दीज आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में पाए जाते हैं। ऑलराइट, चलो देखते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कैसे दिखते हैं। देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, सबको स्क्रीन दिख रही है, राइट? देखो, ये जो रिब्स है ना आपके, यू कैन सी द रिब्स ना, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। उसके अंदर बीच में आपको लंग्स मिलेगा, है ना? लंग्स प्रोटेक्टेड होता है रिब्स से। लंग्स विल बी प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स। तो रिब्स के ऊपर जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, रेड कलर का, रिब्स के बीच में आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यू कैन अनम्यूट एंड से, हाँ, मैं चैट वाले पार्ट में नहीं देख सकती। रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है? Yes. हाँ,
सो दैट इज योर रिब्स के बीच के मसल्स एंड दे आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बाहर से प्रेजेंट है। आपको दिख रहा है, ये अंदर की साइड नहीं है, ये बाहर की साइड है, तो इसको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं इसको खींचूंगी ऊपर की तरफ, मैं क्या करूंगी? कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। मैं इसको खींचूंगी ऊपर की तरफ, मैं क्या करूंगी? कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। सब लोग इसको खींचो, ऊपर की तरफ खींचो, कॉन्ट्रैक्ट करो, खींचो ऊपर की तरफ। अगर इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो इसका वॉल्यूम बड़ा होगा या कम होगा? सोचो। बड़ा। अगर मैं बड़ा होगा ना, क्योंकि मैं उसको ऊपर की तरफ खींच रही हूँ। अगर मैं ऊपर की तरफ खींच रही हूँ मतलब बाहर की तरफ खींच रही हूँ, अगर मैं बाहर की तरफ खींचूं तो उसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। गॉट इट? और वॉल्यूम बड़ा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। उसी तरह एक डायफ्रागम देखो, डायफ्रागम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका इंस्पिरेशन में, ठीक है? डायफ्रागम का इमेज देखो। कौन सा दिखाऊं? ये वाला देख लो। चलो, ये डायफ्रागम दिख रहा है नीचे, लंग्स के नीचे एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है, डायफ्रागम दिख रहा है। ये डायफ्रागम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अभी आपको कैसा दिख रहा है? सी के जैसा दिख रहा है। अभी कैसा दिख रहा है? कर्व है ना, ये कर्व है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और अगर नीचे आ जाएगा तो सोचो उसका वॉल्यूम बड़ा होगा या कम होगा? आपका डायफ्रागम कुछ ऐसा है। हाँ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा। When diaphragm contracts, it flattens, ये फ्लैट हो जाता है। तो पहले आपका एरिया कैसा था? पहले आपका वॉल्यूम कितना था? इतना था, है ना? अब डायफ्रागम नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया डायफ्रागम, तो अब वाला वॉल्यूम कितना हो गया? इतना हो गया। यस और नो? पहले आपका डायफ्रागम यहाँ था, मैंने डायफ्रागम को कॉन्ट्रैक्ट किया, खींचा उसको, मैंने उसको खींचा तो वो फ्लैट हो गया, वो नीचे आ गया। तो पहले आपका इतना था, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो इतना हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ा ना? नीचे वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं? तो आप देखो, दो तरीके से वॉल्यूम को बढ़ाए। एक, आपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को खींचा, ऊपर की तरफ खींचा, तो ऊपर की तरफ खींचा तो आपका मूवमेंट किधर हुआ? ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ हुआ ना? आउटवर्ड। आउटवर्ड हुआ। जब आपका डायफ्रागम नीचे आया तो किधर हुआ? नीचे की तरफ वॉल्यूम बढ़ गया ना? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आपका वॉल्यूम बढ़ गया। समझे? तो जब इंस्पिरेशन होता है तो पहला तो आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हुआ, जिसकी वजह से आपका जो रिब्स है वो किधर मूव करता है? रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। यस और नो? ऊपर की तरफ मूव करेगा ना खींचोगे तो ऊपर की तरफ आपका वॉल्यूम बढ़ गया। और इसके साथ एक और आपका हीरो है डायफ्रागम, वो डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो डायफ्रागम आल्सो इंक्रीजेस द वॉल्यूम, राइट? सो डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्शन and external intercostal muscles contraction increases the thoracic volume and thereby reduces the pressure and thus क्या होता है? बाहर से हवा अंदर आता है and inspiration होता है। ठीक है? So that is the mechanism. इसको आप एक बार बुक से पढ़ो। What is the homework? इसको एक बार आप बुक से पढ़ो। Your homework is अपने बुक से एक बार पढ़ो एंड उसके बाद एक्सपिरेशन का प्रोसेस पढ़ो, क्या होता है, कैसे होता है, सिर्फ पढ़ना है उसको। बाकी होमवर्क क्या है? जो मैंने पढ़ाया है उसको रिकॉल कर लो, एक बार बैठ के आराम से कभी भी एक बार रिकॉल कर लो, है ना? फिर हम नेक्स्ट वीक क्या पढ़ेंगे?
जो आपका होमवर्क दिया है ना मैंने, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एक बार फिर से, ठीक है। एंड फिर हम किधर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की तरफ जाएंगे, है ना। हम देखेंगे कि एल्वियोलाई में एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है ना, डू नॉट हेजिटेट, ठीक है, प्लीज पूछ लो। अगर चैट में पूछना है ना, चैट में ही पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम गोइंग बैक टू चैट। अगर आपको बोलना नहीं है तो आप चैट में ही पूछ लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो। कोई डाउट है? डायफ्रागम। हाँ, डायफ्रागम। तो अब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करते हैं क्या? हाँ, डायफ्रागम आपका थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है, बिल्कुल सही। और कुछ? एनीवन एल्स? किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है देन यू कैन लीव, है ना। आज की क्लास इतनी ही है। अगर है तो यू कैन स्टे बैक एंड क्लियर योर डाउट्स, उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, आयुष, गुंजन, इंद्रवदन, आपको समझ आई क्लास आज की? मानस, समझ आई आपको? चलो अच्छी बात है। निरंजन, हमारे निरंजन, क्या है आज बोलोगे? हाँ, अरे वाह। रोनित, 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 सुदर्शन, तंजिला, वैष्णवी, चलो बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो दैट इज ऑल। आई होप सबको समझ आया है।